नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन गैलेक्सी कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल का बिंदु था हमारा संधि। संधि किसे कहते हैं और संधि के प्रकार। दोस्तों, संधि दो वर्णों के योग से होने वाला विकार संधि कहलाता है। दोस्तों, दो वर्णों के योग से होने वाला विकार संधि कहलाता है। वर्ण स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन। स्वर भी हो सकता है और दोस्तों व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार, जैसा कि हमने कल की वीडियो में जाना। दोस्तों, मैं स्वर का मेल स्वर से कराऊं, स्वर का मेल स्वर से कराऊं तो यह स्वर बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? स्वर बनेगा। मित्रों, अब अगर मैं स्वर का मेल व्यंजन से, स्वर का मेल कैसे मित्रों? व्यंजन से, या मैं लिखूं व्यंजन का मेल, व्यंजन का मेल स्वर से, या व्यंजन का मेल व्यंजन से, व्यंजन का मेल व्यंजन से। मैं लिखूं विसर्ग का मेल स्वर से, विसर्ग का मेल व्यंजन से, विसर्ग का मेल व्यंजन से। दोस्तों, एक बार स्वर का स्वर से, स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, व्यंजन का व्यंजन से और विसर्ग का स्वर से तथा विसर्ग का व्यंजन से मेल कराने पर स्वर का जब स्वर से मेल होगा तो हमें स्वर संधि प्राप्त होगी। मित्रों, इसी प्रकार मैं अगर स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से मेल कराऊं तो हमें व्यंजन संधि प्राप्त होगी। कौन सी संधि प्राप्त होगी मित्रों? व्यंजन संधि प्राप्त होगी। विसर्ग का अगर स्वर से हो या विसर्ग का व्यंजन से हो तो हमें विसर्ग संधि प्राप्त होती है। कौन सी संधि प्राप्त होगी मित्रों? विसर्ग संधि प्राप्त होगी। दोस्तों, वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है। मित्रों, वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है। सर, संधि यानी दो वर्णों के योग से होने वाला विकार संधि कहलाता है। वर्ण या तो स्वर हो सकता है या व्यंजन। दोस्तों, हम इन्हें अब याद कैसे करें? यानी 2 बार स्वर, 2 बार व्यंजन और 2 बार विसर्ग का। स्वर का स्वर से योग कराने पर, स्वर का व्यंजन से योग कराने पर, व्यंजन का स्वर से योग कराने पर और व्यंजन का व्यंजन से योग कराने पर हमें प्राप्त हुआ व्यंजन संधि। इसी क्रम में मैं अगर देखूं तो विसर्ग का स्वर से तथा विसर्ग का व्यंजन से योग कराने पर हमें विसर्ग संधि प्राप्त होती है। मित्रों, वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। दोस्तों, विसर्ग किसी भी
शब्द के या फिर किसी भी वाक्य के प्रथम में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। विसर्ग का प्रयोग हमेशा किसी भी वाक्य के अंत में किया जाता है मित्रों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। दोस्तों अब तक हमने जाना संधि के प्रकार। संधि को हमने 3 भागों में विभक्त किया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला बिंदु होगा दोस्तों हमारा स्वर संधि। सबसे पहला बिंदु होगा हमारा स्वर संधि। दोस्तों इस स्वर संधि में हम बात करेंगे स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी। स्वर संधि की परिभाषा होगी स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव या विकार स्वर संधि कहलाती है। स्वर के साथ स्वर से होने वाला बदलाव स्वर संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है मित्रों? स्वर संधि कहलाती है। अर्थात अगर मैं स्वर संधि की परिभाषा की बात करूं तो जब दो निकटवर्ती स्वर वर्णों के मेल से जो बेकार परिवर्तन उत्पन्न होता है संधि कहलाती है मित्रों। कौन सी संधि कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। दोस्तों स्वर संधि, इसको मैं कह सकता हूं स्वर योग स्वर योग स्वर। दोस्तों स्वर हमारे 11 होते हैं, यानी 11 का योग मैं 11 से कराऊं। 11 के योग कितने प्रकार से होगा? यानी 11 से कराऊं। अर्थात कोई भी स्वर का योग कोई भी स्वर का योग किससे? कोई भी स्वर से। यानी प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ शेष अन्य सभी स्वरों के साथ भी योग करेगा। प्रत्येक स्वर प्रत्येक स्वर अपने साथ साथ शेष अन्य स्वरों से भी योग करेगा। अर्थात मैं कहूं एक स्वर कितनी बार योग करेगा? 10 बार। अर्थात 11 बार योग करेगा। कितनी बार योग करेगा? 11 बार। यानी कुल 121 प्रकार से योग करेगा दोस्तों। कितने प्रकार से? कुल 121 प्रकार से योग करेगा। कितने प्रकार से करेगा? 121 प्रकार से योग करेगा। दोस्तों हमने पढ़ा स्वर संधि, यानी स्वर संधि की अगर परिभाषा जाने तो हमने कहा क्या कि दो निकटवर्ती स्वर वर्णों के मेल से जो बेकार परिवर्तन उत्पन्न
होता है स्वर संधि कहलाती है। अर्थात स्वर के साथ स्वर से या स्वर के योग से होने वाले बदलाव या विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर का योग स्वर का योग कैसे कराएं? स्वर से कराने पर, यानी स्वर होते हमारे 11 स्वरों का योग कैसे? 11 स्वर से। अर्थात कोई भी स्वर का योग कोई भी स्वर से कराने पर हमें स्वर संधि प्राप्त होगी। प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ शेष अन्य स्वरों से भी योग करेगा। अर्थात अगर मैं कहूं ए स्वर ए के अलावा कितने, यानी अन्य स्वरों से भी योग करेगा, अन्य स्वरों से भी योग करेगा। अर्थात एक के अलावा अन्य कितने, अन्य स्वरों से भी, अर्थात एक स्वर 11 से योग करेगा। तो टोटल कुल प्रकार हुए हमारे 121। कितने हुए? 121 प्रकार होते हैं। दोस्तों स्वर संधि को 5 प्रकार से जाना जा सकता है। अर्थात स्वर संधि को 5 प्रकार में बांटा गया है। 5 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है स्वर संधि को? 5 प्रकार में। अब हम जानेंगे स्वर संधि के प्रकार। इससे पहले मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों स्वर होते हैं हमारे 11। ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, ओ, दीर्घ ओ, ऋ, ए, आई, ओ और औ। स्वर कितने होते हैं? 11। दोस्तों हमने पढ़ा क्या स्वर के साथ स्वर के योग से जो बदलाव होता है वह स्वर संधि कहलाती है। दोस्तों अगर मैं इस ए का योग आ से कराऊं, ए का योग कैसे कराऊं? तो आ से, और ए का योग ऐसे, या आ का योग ऐसे और आ का योग आ से कराने पर परिणाम स्वरूप मुझे आ प्राप्त होगा। परिणाम स्वरूप मुझे क्या प्राप्त होगा मित्रों? आ प्राप्त होगा। अगर मैं इसे लघु प्रारूप में लिखूं, तो दोस्तों ए और आ का योग ए आ से कराने पर जो बदलाव होगा वह आ के रूप में होगा। काय के रूप में होगा दोस्तों? आ के रूप में होगा। इसी क्रम में हम बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि की दोस्तों सबसे पहले जानेंगे हम दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी। दोस्तों दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ अपने सजाती स्वरों से योग करते हैं तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मैं ए का अगर
ए का योग आ से कराऊं और आ का योग ऐसे कराऊं, या फिर ई का योग दीर्घ ई से और दीर्घ ई का योग लघु ई से, ऊ का योग दीर्घ ऊ से और दीर्घ ऊ का योग लघु ई से कराने पर मुझे क्रमशः आ दीर्घ ई और दीर्घ ऊ प्राप्त होगा। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी परिभाषा। ए आ लघु ई दीर्घ ई और लघु ऊ दीर्घ ऊ, ए आ ई दीर्घ ई ऊ दीर्घ ऊ अपने सजातीय स्वर, अपने सजातीय स्वर, अपने सजातीय स्वर से योग करते हैं, से योग करते हैं तो दीर्घ संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है मित्रों? दीर्घ संधि। अर्थात अगर मैं बात करूं ए का योग कराऊं आ से, ई का योग दीर्घ ई से, ऊ का योग दीर्घ ऊ से। दोस्तों इस ए का योग मैं आ से कराऊं या फिर इस आ का योग ऐसे कराऊं, तब हमें परिणाम स्वरूप आ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा मित्रों? आ। अगर मैं इस लघु ई का योग दीर्घ ई से कराऊं और दीर्घ ई का योग लघु से कराऊं तो परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होगा वह हमें दीर्घ ई के रूप में प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? दीर्घ ई। इसी क्रम में मैं अगर लघु ऊ का दीर्घ ऊ से और दीर्घ ऊ का लघु ऊ से योग कराऊं तो हमें परिणाम स्वरूप दीर्घ ऊ प्राप्त होता है। दोस्तों हम इसको एक उदाहरण के तहत जान सकते हैं। दो भाई, एक लघु और एक दीर्घ, यानी एक छोटा और एक बड़ा, दो भाई बाजार जाते हैं। दोनों भाई बाजार से जब खरीदारी करते हैं, चाहे फिर वो छोटे भाई को पसंद आए या फिर बड़े भाई को, कोई भी वस्तु छोटे भाई को पसंद आए या बड़े भाई को, लेकिन उसका जो पैसा देगा वो हमेशा बड़ा भाई ही देता है। अर्थात मैं कह सकता हूं ए का योग में आ से कराऊं या आ का ऐसे, परिणाम स्वरूप हमें आ प्राप्त होगा। इसी क्रम में लघु ई का योग दीर्घ ई से कराऊं या दीर्घ ई का लघु ई से कराऊं तो हमें परिणाम स्वरूप दीर्घ ई ही प्राप्त होगी। दोस्तों अगर मैं लघु ऊ का योग दीर्घ ऊ से कराऊं और दीर्घ ऊ का लघु ऊ से, तो परिणाम स्वरूप हमें ऊ यानी दीर्घ ऊ प्राप्त होगा। यह है दीर्घ स्वर संधि, यानी ए आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ का अपने सजातीय स्वर से योग करते हैं तो दीर्घ संधि कहलाती है। मित्रों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों हमने इन 11 स्वरों में जाना ए का आ से, ई का ई से और ऊ का दीर्घ ऊ से योग कराया तो हमें दीर्घ संधि प्राप्त होती है। कौन सी संधि प्राप्त होती है? दीर्घ। अब मैं इस ए और आ का, किसका मित्रों? इस ए और आ का योग ई से कराऊं, ए आ का योग ई दीर्घ ई से कराऊं, ई और दीर्घ ई से कराऊं, अर्थात ए धन ई, अर्थात मैंने लिखा
ए धन ई, ए धन बड़ी ई, या मैं लिखूं आ धन ई, आ धन दीर्घ ई। दोस्तों अब मुझे यहाँ जो परिवर्तन या विकार के रूप में प्राप्त होगा वह क्या होगा मित्रों, वह मुझे ए प्राप्त होगा। क्या होगा? ए प्राप्त होगा। इसी क्रम में मैं इस ए और आ का योग उ और दीर्घ उ से कराऊं। ए और आ का योग किससे कराऊं? ए और आ का योग उ और दीर्घ उ से कराऊं। किससे कराऊं मित्रों? ए और आ का योग उ और दीर्घ उ से कराने पर मुझे विकार के रूप में ओ प्राप्त होगा। क्या होगा मित्रों? ओ प्राप्त होगा। इसी क्रम में इस ए और इस आ का योग मैं रि से कराऊं। किससे कराऊं दोस्तों? लघु री से कराऊं। लघु री हिंदी में प्रयुक्त लघु री होती है मित्रों, जबकि हमारी मूल भाषा में अर्थात संस्कृत में दीर्घ री का प्रयोग किया जाता है। ए आ का योग ऋ से कराने पर जो हमें विकार उत्पन्न होगा वो होगा दोस्तों अर के रूप में। कैसा होगा? अर के रूप में। मैंने पहले क्या किया, यानी ए और आ का योग ई और दीर्घ ई से कराने पर हमें ए प्राप्त हुआ। ए और आ का योग उ दीर्घ उ से प्राप्त कराने पर हमें ओ प्राप्त हुआ, और ए आ का योग ऋ से कराने पर हमें अर के रूप में प्राप्त हुआ। अब हम कह सकते हैं यह है गुण संधि है। कैसी है दोस्तों? गुण संधि। दोस्तों यह कैसी है? गुण संधि। गुण संधि इसी क्रम में मैं अगर इसकी परिभाषा की बात करूं मित्रों, तो जब गुण स्वर संधि, जब गुण स्वर संधि में ए आ का मेल, गुण स्वर संधि में ए आ का मेल छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ या ऋ से हो तो यह ए ओ और अर में परिवर्तित हो जाती है मित्रों। अर्थात मैं इसको संधि रूप में की परिभाषा के रूप में व्यक्त करूं, ए आ का मेल ई दीर्घ ई उ दीर्घ उ और ऋ से योग होने पर ए ओ और अर में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों हमारा दूसरा प्रकार निकल के आया है सामने, गुण स्वर संधि। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। दोस्तों इन 11 स्वरों में हमने ए का योग ए और आ का योग ए और आ से कराया, तो हमें प्राप्त हुआ क्या? दीर्घ संधि। इस ए और आ का योग ई बड़ी ई उ बड़ा उ और ऋ से कराने पर हमें प्राप्त हुई गुण स्वर संधि। दोस्तों अब तक हमने यहां तक यानी ऋ लघु री तक योग करा दिया। अब हम बात करेंगे अगले प्रकार की। दोस्तों अगर मैं इस ए और आ का योग, इस ए और आ का योग ए और आई से, कैसे मित्रों? ए आई से कराऊं
ए और ऐ से कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा? ऐ प्राप्त होगा। अगर मैं इस ए और आ का मेल, ए और आ का मेल ओ या औ से कराऊं तो हमें जो बेकार प्राप्त होगा वो औ के रूप में प्राप्त होगा, जिसे हम वृद्धि, जिसे हम क्या कहेंगे? वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अर्थात इसमें मात्राओं की वृद्धि होती है। जिस प्रकार हम एक मात्रा लिखते हैं, ऐ की दो मात्रा लिखी जाता है, यानी एक मात्रा से दो मात्रा, अर्थात क्या हुई? वृद्धि हुई। यानी इसको हम फिर से जाने, ए और आ का मेल ए ऐसे कराने पर हमें ऐ प्राप्त होती है और ए आ का मेल ओ औ से प्राप्त कराने पर हमें औ प्राप्त होता है। अर्थात यह हमारा तीसरा प्रकार आता है दोस्तों, वृद्धि संधि। दोस्तों इसी क्रम में अगर मैं इस वृद्धि संधि की परिभाषा की बात करूं तो हम कह सकते हैं क्या? जब ए और आ का मेल, मित्रों जब ए और आ का मेल ए ऐ ओ औ से कराते हैं या ए ऐ ओ औ स्वरों से होता है तो हमें ए औ के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात मैं अगर वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा लिखूं, वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा में ए आ का मेल, ए आ का मेल कैसे दोस्तों? ए ऐ और ओ औ से होता है तो ऐ औ में परिवर्तित हो जाता है। वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। हमने इस ए का और आ का मेल ए ऐ और कैसे कराया? ओ औ से कराया तो हमें क्रमशः क्या? ऐ और औ प्राप्त होता है। इसे हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं दोस्तों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों अब तक हमने ए और आ का मेल अन्य स्वरों से कराया तो हमें तीन प्रकार प्राप्त हुए। दोस्तों स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं दोस्तों, इसे आप आसानी से जान सकते हो। अब हम बात करेंगे, मैं अगर ई या दीर्घ ई का मेल अन्य असमान स्वर से कराऊं, मेल अन्य असमान स्वर से कराऊं दोस्तों, ई या बड़ी का मेल अन्य असमान स्वर से कराने पर हमें ई और ऐ से क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। दोस्तों इस ए को हम
स्वर रहित करेंगे, क्योंकि यह कैसा है, व्यंजन, और इस व्यंजन को स्वर रहित किया तो इसकी पूर्ति के लिए ए प्लस मात्रा यानी असामान्य स्वर की क्या आ जाएगी दोस्तों, मात्रा आ जाएगी, असमान स्वर की मात्रा। दोस्तों इसी क्रम में अगर मैं उ बड़ा उ को का योग अन्य असमान स्वर से कराऊं तो दोस्तों हमें यहां प्राप्त हुआ है स्वर रहित और मात्रा। दोस्तों इसी क्रम में अगर मैं काय का उ और बड़ा उ हो गया, इसी क्रम में अगर मैं ऋ का योग असमान अन्य असमान स्वर से योग कराऊं तो दोस्तों हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, ऋ प्राप्त होगा, और अन्य असमान स्वर की मात्रा के साथ यह पूर्ण होगा। इस प्रकार हम इसे नाम दे सकते हैं दोस्तों यण स्वर संधि। क्या नाम दे सकते हैं दोस्तों, यण स्वर संधि। यह है हमारा स्वर संधि का चौथा प्रकार हमें मिल गया दोस्तों। इसे मैं क्या किया, ई बड़ी ई का मेल हमने असमान स्वर से अगर कराएं तो हमें ए प्राप्त होगा। क्या होगा दोस्तों, ए। और मैं आगे देखूं तो उ बड़ा उ का असमान स्वर से मेल कराने पर वह प्राप्त होता है। ऋ का अन्य असमान स्वर से योग कराया जाए तो हमें ऋ प्राप्त होगा। दोस्तों मैं इसके रे, ए, वे और रे के नीचे हलंत इसलिए लगाया है क्योंकि यह हमेशा व्यंजन आधे यानी स्वर रहित रूप में प्रयुक्त होते हैं और अन्य असमान स्वर की मात्रा के साथ इनको पूर्ण बनाया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करें, यहां से हम बात करें क्या, यण स्वर संधि की परिभाषा। तो दोस्तों यण स्वर संधि की परिभाषा निकल के आती है, यदि ई दीर्घ उ दीर्घ उ और ऋ का मेल कोई भी भिन्न स्वर से या असमान स्वर से होता है तो ई दीर्घ ई का क्या हो जाएगा, ए, उ दीर्घ उ का वह तथा ऋ का अर में परिवर्तित हो जाता है। ऋ का अर में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों मैं इसकी परिभाषा लिखूं, यण स्वर संधि की अगर हम परिभाषा जाने दोस्तों, यण स्वर संधि की परिभाषा जाने, मैं लिखूं यदि ई दीर्घ ई उ दीर्घ उ और ऋ का मेल अन्य असमान स्वर से होता है तो यह ए, वे और अर ऋ, या इसको हम कह सकते क्या, अर में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार हमने स्वर संधि का चौथा प्रकार यण स्वर संधि के रूप में जान लिया। दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हो।
दोस्तों अब मैं ए का, आई का और ओ और औ का मेल कोई भी स्वर से कराऊं तो हमें प्राप्त होगा अयादी संधि। देखते हैं दोस्तों, ए का मेल, ए का योग कोई भी स्वर से, कोई भी स्वर से मेल कराने पर, ए का मेल कैसे, कोई भी स्वर से कराएं तो हमें आए मात्रा। दोस्तों इसी क्रम में अगर मैं आई का मेल, आई का मेल कोई भी स्वर से, कैसे दोस्तों, कोई भी स्वर से कराऊं तो ये है हमें काय के रूप में होगा, आय धन मात्रा। दोस्तों इसी क्रम में अगर मैं ओ का मेल कोई भी स्वर से कराऊं, ओ का मेल कोई भी स्वर से कराने पर परिवर्तन के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, अवधन मात्रा। क्या होगा, अवयोग मात्रा। दोस्तों मैं अगर औ का मेल कोई भी स्वर से कराने पर अवधन मात्रा। मित्रों ए का मेल कोई भी स्वर से कराने पर हमें अय प्राप्त होता है। अगर मैं आई का मेल कोई भी स्वर से कराऊं तो हमें आय प्राप्त होगा। इसी क्रम में अगर मैं देखूं तो ओ का मेल कोई भी स्वर से कराने पर अव और औ का मेल कोई भी स्वर से कराने पर आब प्राप्त होगा। इस प्रकार मैं कह सकता हूं, इस प्रकार मैं कह सकता हूं हमें पांचवा प्रकार अयादी स्वर संधि के रूप में प्राप्त होता है। कौन से रूप में, अयादी स्वर संधि के रूप में प्राप्त होता है। दोस्तों अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो यदि ए, आई, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे किसी स्वरों से होता है, दूसरे किसी स्वरों से होता है तो ए का ऐ, आई का आय, ओ का आव और औ का आव हो जाता है। दोस्तों मैं इसकी परिभाषा की अगर बात करूं, यदि ए, आई, ओ, औ का मेल किसी अन्य स्वर से होता है तो ए का आय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। औ का आव हो जाता है। दोस्तों ए का कोई भी स्वर से योग कराने पर हमें आय, आई का कोई भी स्वर से योग कराने पर हमें आय, ओ का कोई भी स्वर से योग कराने पर अव और औ का कोई भी स्वर से योग कराने पर आप प्राप्त होता है।
अयादी स्वर संधि की परिभाषा की मैं बात करूं तो अयादी स्वर संधि की परिभाषा निकल के आती है दोस्तों, यदि ए आई ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर से होता है तो ए का ऐ का आय और ओ का अव और औ का आव हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार हमने स्वर संधि के 5 प्रकारों को जान लिया मित्रों। मैं अगली वीडियो में आपके पास इन स्वर संधि के 5 प्रकारों के उदाहरण सहित प्रस्तुत होऊंगा दोस्तों। अब अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों गैलेक्सी परिवार की ओर से आपको राम राम दोस्तों।